चलिए 194 2 पे बात करते हैं, परंतु छोड़ देना इसका, 2 पे आ जाते हैं। जो कोई किसी मोटरयान को उस समय चलाता है या मोटरयान को चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसा मोटरयान ऐसी रीति से लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग, कोई ऐसी चीज़ शरीर की साइड से परे, अनुज्ञेय सीमा से परे, सामने या पीछे की ओर, ऊंचाई से संपार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है। देखिए अब देखिए यहाँ पे सरकार ने पूरी पाबंदी लगा दी है। जैसे सरिये डले रहते ना ट्रकों में, ट्रैक्टर में पीछे लटके रहते हैं, वो पूरी तरह से पाबंदी। अब ऐसा कोई सामान लेके नहीं जाएंगे आप, पेनाल्टी लग सकती है। जो बाहर लटक रहा हो सामान, जैसे सरिये हैं, देखिए कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है सरियों में, पीछे लटक रहे हैं सरिये, प्रॉपर कवर करके मोड़ के ले जाना है आपको। दूसरी चीज़, हम लोग जैसे भूसा भरते हैं ना, मान लीजिए ट्रक में, ट्रैक्टर में भूसा भरते हैं तो भूसा इधर उधर ऐसा लटकता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल हैवी हेल्थी लगता है ट्रैक्टर। ऐसा सामान नहीं ले जा सकते, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना पड़ेगा। जितनी क्वांटिटी है उतनी सामान आप ले जाएंगे, उससे ऊपर लोडिंग नहीं करेंगे। जुर्माने से कितना लगेगा? 20,000 रुपये तक हो सकेगा। उतराई चार्ज सहित, यहाँ पे ये बताया गया, उतराई चार्ज सहित जो प्रभार है 20,000 रुपये तक जुर्माने से दंडनीय दोनों, परंतु छोड़ देना आप। सब क्लॉज 3 पे आ जाते, 2 पे IMP लगाइएगा। IMP लगाना सब क्लॉज 2 पे 194 के। यान का कोई ड्राइवर जो रुकने से या धारा 114 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निर्देश दिए जाने के पश्चात यान का भार कराने से इनकार करता है, भार कराने के पूर्व माल को हटवाता है और 40,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, रुकता नहीं है, आप ओवरलोडिंग है, आपको रोकने को कहा जाए, ना रोकें आप। और जब वो यान का बाहर करवाएगा अधिकारी तो दोगुना पेनाल्टी लगेगी। 20,000 लगता है नॉर्मली, 40,000 लगेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए बस की बात हम करते हैं। जब हम छोटे थे तो बसों की चेकिंग हो जाती थी, अक्सर दीपावली जैसे त्योहारों पर जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो RTO सक्रिय हो जाते हैं। आप सेटिंग पहले से जमा लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं जमा पाते तो क्या होता है, RTO आते हैं, रेड डालते हैं, बसों को रोकते हैं सड़कों में। तो मैं भी एक दिन बस के अंदर था, बस रोकी गई, उन्होंने कहा गिनो सवारियों को, एक एक करके सवारियां नीचे उतारी गई, काउंट किया गया। भैया 160 सवारी है, 60 सीटर बस के अंदर 160 सवारी कैसे? जुर्माना लगाओ। ये साहब सुन तो लो, साहब से बात कर लो, मालिक से बात कर लो, मालिक से बात करवाई। मालिक मिश्रा जी का ट्रांसपोर्ट था, मिश्रा जी की गाड़ी आई उधर से, स्कॉर्पियो, कोई और गाड़ी चलती होगी उस समय, तो वो आए उधर से, तो उन्होंने 10,000 रुपये की गड्डी निकाली और साहब के सामने रख दी। साहब रख लीजिए, आप तो जाने दीजिए। थोड़ी मोड़ी बात की, 1-2 लोगों के फ़ोन करवाया, उन्होंने ठीक है जाने दो, बस निकल लो। तो ऐसा होता है, लाठी चार्ज हो जाता है, RTO आ जाता, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर देते, बस के ऊपर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे टंग जाओ, ये सब बड़ी दिक्कत वाली है। अधिक यात्रियों का वहन 194A। जो कोई किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है, परिवहन यान चलवाता है, चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तें प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो वह। अब देखिए रजिस्ट्रेशन में लिखा रहता है 60 यात्री बैठने की क्षमता, 40 यात्री, 7 यात्री, 12 यात्री, 10 यात्री, 5 यात्री, 4 यात्री, इस तरह लिखा रहता है वहाँ पे। इस तरह की गाड़ी हमारी होती है। 200 रुपये प्रति व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा। ओवरलोडिंग करेंगे आप, ओवर यात्री बैठा लेंगे तो 200 रुपये प्रति जुर्माने से दंडनीय होगा। आगे बढ़ते हैं। परंतु ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता, ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती। अब ये ध्यान दीजिएगा, ओवरलोडिंग आपने की है तो अलग से आपको बस मंगानी पड़ेगी और ऐसे यात्रियों को, ओवरलोडेड यात्रियों को हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो ही आप चला पाए। 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा, ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, IMP डालिएगा इसमें। अब देखिए हमने कहा जैसे आप कार चला रहे, मैं आपसे मिलने आया इंदौर में, जैसे हम आए, अरविंद भाई देखिए मुलाकात मेरी अरविंद से हो गई थी, अभी मैं आया था इंदौर कुछ काम से, पता नहीं रिजर्टेशन सबमिट करने आया था MPhil का, तो अरविंद से मेरी मुलाकात हुई। मान लीजिए अरविंद बाइक से आए थे, कार से आते, और अरविंद के साथ मुझे कहीं जाना पड़ता, मान लीजिए किसी एरिया में जाना पड़ता, तो अपन लोग क्या करते, आगे की सीट पे दोनों लोग बैठे हैं तो अरविंद अपना बेल्ट लगाते, सीट बेल्ट हम अपना लगाते। आगे की सीट वालों को ज़्यादातर, पीछे आगे सब जगह, लेकिन आगे वाली सीट वालों को मैंडेटरी है सीट बेल्ट लगाना। आप नहीं लगाते, हम नहीं लगाते तो क्या होगा? अब वही चीज़ यहाँ बताइए कि पेनल्टी लग जाएगी। जो कोई
सुरक्षा 194 बी, जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना, मतलब सीट बेल्ट, मोटरयान चलाता है, ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, 1000 रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा। देखिए, हम लोगों को कोशिश करना है, हम नहीं कह रहे कि आप सीट बेल्ट रेगुलर लगाओ, सीट बेल्ट एक सेफ्टी है, लेकिन कोशिश इतना करना है कि जो महानगर है, अगर महानगर के पास से आप गुजरते हैं, अंदर से गुजरते हैं, तो प्रॉपर सीट बेल्ट लगाएं। कोई आरटीओ या पुलिस वाला आपको हाथ नहीं दे सकता है। वैसे भी 4 व्हीलर वालों से वो लोग डरते हैं, क्या मालूम किस अधिकारी किस मंत्री से बात करवा दें, हमारी नौकरी झंझट में पड़ जाए, तो वो ज़्यादा नहीं रोकते हैं। फिर भी आपको सीट बेल्ट बांधना है। अगर सीट बेल्ट बांधते नहीं पाए जाते हैं चेकिंग में, तो आपके ऊपर 1000 पेनल्टी लग जाए। परंतु राज्य सरकार ऐसे परिवहन यानों को जो खड़े हुए यात्रियों को वहन करते हैं या परिवहन यानों के अन्य वर्णादेश वर्गों को राजपथ में इस धारा में अब वर्जित कर सकती। कुछ यान हैं जहाँ पे आदमी खड़े खड़े जाते हैं, अब बस में खड़े खड़े जा रहे होते, सीट बेल्ट कहाँ से हो रहा है, तो उसमें अब वर्जित करेगी। छोटे मोटे वाहन है तो उसमें करेंगे। आप देख रहे हैं ना, आगे वो ईयर बॉलून टाइप के लगे रहते हैं, अगर टक्कर होती तो वो खुल जाते हैं आगे से, जिससे क्या होगा, आप उससे टकराएंगे, आपको चोट ही नहीं लगेगी। अब इतने अच्छे अच्छे सिस्टम आ रहे हैं गाड़ियों में कि अपन को लगता है कि वास्तव में अपन एक के बाद एक गाड़ी खरीदते रहेंगे, पैसा वाले खूब हो जाएंगे ना, तो बदल बदल के गाड़ी खरीदेंगे। जितना पैसा लगाते जाओ उतनी फैसिलिटी गाड़ी के अंदर। मुझे लगता है घर में इतनी फैसिलिटी नहीं जितनी 4 व्हीलर में फैसिलिटी दे दी है उन्होंने। सब क्लॉज 2 कहती है, जो कोई किसी ऐसे मोटरयान को चलाता है, चलवाता है, चलाने के लिए अनुज्ञात करता है जिसमें ऐसा कोई बालक है जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोधक प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं, 1000 रुपये की जुर्माने से दंड है। 14+ 14 वर्ष का बालक है, प्राप्त नहीं किया, मतलब 14 वर्ष से कम का आयु का बालक है, उसके लिए आपको यहाँ पे चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम लगवाना पड़ेगा। चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक सीट के बीचों बीच लगता है, जहाँ छोटे बच्चे को बैठाने के लिए होता है, वहाँ से वो प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। एक कहने से एक चेयर ही लग जाती है छोटी सी, छोटे बच्चों के लिए सीट बेल्ट टाइप का होता है, वो लगा दो, आप बैठा दो, बच्चे बैठे जाते हैं। ये यहाँ पे होते हैं, मेरे सामने अभी एक हैं, उन्होंने लगवाया था, ये लगवाना है आपको, तो यहाँ चलाएंगे। या सुरक्षा बेल्ट, उसको भी सीट बेल्ट बांध के बैठा लिए बच्चे को, अगर नहीं बैठा लें तो 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। 194C, मोटरसाइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए दंड। अब मोटरसाइकिल वाले क्या सुरक्षा उपाय बनाएंगे, तो पहली तो यही है, 128 कहती है, जो कोई धारा 128 ये कहती है कि 2 सवार बैठेंगे, बाइक पर मात्र 2 सवारी बैठेंगे, या उसके अधीन बनाए गए नियमों विनियमों का उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाने की अनुज्ञात करता है, 1000 रुपये के जुर्माने से या 3 माह तक के अनुज्ञप्ति के निरस्त करने से योग होगा। 1000 पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए आप 3 लोग बैठ के जा रहे हैं, मैंने बताया ना, इंदौर में आप 3 लोग चलिए, बाकायदा चलिए। आप पिक्चर देखने जाना तो 3 दोस्त तो जाएंगे ही पिक्चर देखने, भाई एक को कहाँ छोड़ जाएंगे, गाड़ी एक ही है, जाइए। लेकिन जैसे ही स्क्वायर आए तो स्क्वायर के पहले उतार दीजिएगा, तो पैदल चल के उस साइड चलो, उस साइड बाद फिर बैठा लेंगे। स्क्वायर पे आपको हाथ दे देगा तो 1000 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। कोई पुलिस वाला बैठा होगा, इधर सड़क पे कहीं होगा तो दूर से दिख ही जाएगा बैठा हुआ, तो पहले उतार देना है। दोनों लोगों को हेलमेट पहनना है। अब ये यहाँ मैंडेटरी नहीं बता रहे, ये कह रहे हैं 2 ही सवारी बैठाना है। अगर 2 से ज़्यादा सवारी है तो 194C लगेगी। 194D बोलती है शरीर की सुरक्षा उपायों को ना पहनने के लिए शास्ति है, ये हेलमेट के लिए बताती है। 194D हेलमेट, D फॉर हेलमेट और C फॉर पैसेंजर, 3 सवारी, C फॉर सवारी और D फॉर हेलमेट। ऐसा कुछ आप यहाँ पर दिमाग में बैठा लिए कि 194C क्या बोलता है, 3 सवारी नहीं बैठाना है। 194D क्या बोलता है कि भाई हमें हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना है, ये बोलता है। जो कोई धारा 129 मतलब हेलमेट के बारे में बताती है, उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन मोटरसाइकिल चलाता है, चलवाता है, चलवाने की अनुज्ञात करता है, 1000 रुपये जुर्माने से वो 3 माह के लिए लाइसेंस के निरस्त करने से योग होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। 2 लोग बैठे हैं गाड़ी पे, दोनों लोगों को हेलमेट लगाना है। अपने यहाँ चल जाता है, एक लोग चलाने वाला हेलमेट लगाए तो चल जाता है, इतना कोई परेशान नहीं करता अपने यहाँ पे। महानगरों में कई बार 2 लोगों के हेलमेट मांगते, तो अपने पास 2 हेलमेट होना चाहिए। अब ऐसा हो नहीं पाता, हमें हेलमेट 2 केयर करने होते कि हम सामने वाले का बैग रखवाएं, तमाम दिक्कत होती है। लेकिन जो लोग थोड़े नियम कानून से चलते हैं वो 2 हेलमेट लेके चलते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम लोगों के वास्तव में देखा जाए जीविका पार्जन होता है, एक हिसाब से देखा जाए
जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जैसे धोनी थोड़े ही हैं कि वो अपने घर में 15-20 गाड़ियाँ रखे हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। RX 100 भी उनके पास रखी हुई है, और आज के समय में BMW टाइप की कारें, बाइकें भी रखी हुई हैं, 20-20 लाख 25-30 लाख वाली बाइकें। हम लोग शौक़ के लिए तो कुछ करते ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन को सुचारू चलाने के लिए गाड़ियों का उपयोग करते हैं। हकीकत में शौक़ हम लोग पूरे कर ही नहीं पाते हैं। शौक़ पूरे करेंगे तो 10-20 4 व्हीलर होना चाहिए हमारे पास। एक बीघा भर में, एक बहुत बड़ा बीघा भर में घर होना चाहिए जिसमें 10-20 कारें हों, 10-20 4 व्हीलर हों। तब हम 2-2 3-3 हेलमेट उसमें बांधें, ठीक है। अब एक ही गाड़ी ये हेलमेट बांधते हैं कि सवारी को लेके आते हैं, उनका बैग पकड़ के बैठते हैं, क्या करते हैं। तो मोस्टली क्या है, एक हेलमेट भी लगा के गए आप तो कंसीडर कर लिए जाते हो। आगे बढ़ते हैं तो कितना है, 1000 रुपये जुर्माना है, या 3 माह के लिए लाइसेंस न रहते तो 194C और D में बिल्कुल एक जैसा दंड है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं 194E, आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने में देने में असफलता। जो कोई किसी मोटर यान के चलाते समय अग्निशमन सेवा, क्या बोला जाता है, फायर सर्विस व्हीकल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, अन्य आपातकालीन यान जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्देश किया जाए के आ जाने पर सड़क की ओर एक ओर ले जाने में असफल रहता है, कारावास से 6 माह तक, 10,000 से या दोनों से दंडित। और ये एम्बुलेंस आ रही तो गाड़ी एक साइड कर लेना है, निकलने दो, एम्बुलेंस साएँ साएँ कर रही है। कोई अधिकारियों के वाहन आते हैं, उनको निकलने दो, एक साइड वाहन कर दो। आपने क्या 20 सड़क पर खड़ी करके रखे हैं। आप देखे थे ना साउथ इंडियन, वो एक वो था, क्या नाम था, ड्राइवर था, जिसने पता नहीं चेन्नई ले गया था वो हार्ट को, कहीं से पता नहीं, मुंबई से हार्ट को चेन्नई कहाँ ले गया था, मुंबई से तो नहीं और कहीं से ले गया था। तो उसने 2 से ढाई घंटे में पूरी दूरी कवर की थी, 4-5 घंटे की दूरी। इतनी स्पीड, 120-180 की स्पीड से वाहन 4 व्हीलर चला के एक हार्ट ले गया था, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तब ये ऐसे यानों को विनिर्दिष्ट किया गया है। अब इनको आप रास्ता नहीं दे रहे हैं तो वो तो देखो जान लगा के अपनी हथेली पे लेके चल रहा है ड्राइवर के, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, जान बच जाए, वो हार्ट किसी को लग जाए, और आप ऐसे को नहीं दे रहे। एम्बुलेंस, मरने वाला व्यक्ति, आप आगे वाहन लगा के रखे हैं। तो ये 6 माह 10,000 रुपये दोनों से दंडित किए जाएंगे। 6 माह 10,000 दोनों से। कौन, कार वाला, बाइक वाला जो आगे रखेगा गाड़ी। अब देखिए 194F, आपने कहा हॉर्न प्रतिषेध, हॉर्न क्रॉस लिखा रहता है, हॉर्न बना रहता है क्रॉस, उधर आप हॉर्न बजाए जा रहे हैं। कहाँ पे, वृद्धाश्रम के पास, बच्चों के स्कूल के पास हॉर्न नहीं बजाना है। अब मेरा कॉलेज है, अब मान लीजिए जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, उस कॉलेज में जो BLLB फर्स्ट की क्लास लगती है तो उस साइड सड़क पड़ता है, तो सड़क के बहुत हॉर्न बजते हैं, ट्रक के, बस के हॉर्न आते हैं, तो बच्चे हंसने लगते हैं। तो उसको माइक लगा के पढ़ाते हैं अपन, माइक, आहूजा के माइक आते हैं ना, बैटरी टांग लो यहाँ, उससे पढ़ाते हैं। तो वो साउंडिंग थोड़ी होती है, लेकिन हॉर्न बजता तो किसी को नहीं सुनाई देता उससे भी। गेट भी लगवा दो तो भी वहाँ पे आवाज़ इको होती है, हॉल बड़े हैं। तो हॉर्न व ध्वनि मंदच्छेद, जो कोई मोटरयान चलाते समय सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक रूप से निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसे दफर लोग हैं और हॉर्न ही हॉर्न बजाते हैं, उनका हॉर्न का इंटेंशन कुछ और ही रहता है, मैं आपको बता चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए एक कॉलेज की 2 लड़कियां हैं, स्कूटी पे आ रही, आगे 4 लड़के खड़े हुए, तो वो जबरन हॉर्न बजाएंगी। और एक लड़का है और लड़कियां जा रही हैं, जबरन हॉर्न बजाएंगी। एंटी जेंडर का पता नहीं क्या सिस्टम है ये, इस तरह अपन को देखने को। और कुछ लोग डफर होते हैं, उनको कुछ सेंस ही नहीं होता है कब हॉर्न बजाना है, ज़बरदस्ती हॉर्न बजाए रहते हैं। उनकी गाड़ी नई है, स्टाइलिश चल रहे हैं, उन चीज़ों को कम करने में। तो आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाता है। हॉर्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हॉर्न बजाता है। वहाँ रोक लगाई गई कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है, वहाँ हॉर्न बजा रहे हैं आप। ऐसा मोटरयान चलाना जो ऐसे कट आउट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है। अब देखिए मॉडिफाई वाहन है आपके, अब मॉडिफाई वाहन में क्या आग उगलते हैं वाहन, धुआं छोड़ते हैं वाहन, इस तरह की मॉडिफाई अपन क्लासिफाइड करवा लेते हैं ना वाहनों को, तो उसमें बड़े सारे सिस्टम जुड़ जाते हैं, म्यूजिक भी बड़े अटपटे जुड़ जाते हैं। ऐसे नहीं करवाना चाहिए, सरकार को पूरी तरह से रोक लगा देना चाहिए मॉडिफाई पे। ख़तरनाक है ये वाहन। क्यों ख़तरनाक है? आपको तो स्टाइलिश लगेंगे, आप बिल्कुल उसमें वेम्पायर टाइप के लगोगे, लेकिन क्या है वो दूसरों की जान के लिए ख़तरनाक है। इन लोगों की हृदय गति रुक सकती है आपके म्यूजिक से। 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। पश्चातवर्ती देश शुद्धि पर 2,000 रुपये जुर्माना लगा दें। 1,000 2,000 195 हट गई है, 196 पे आ जाते हैं।
जुड़े रहिए। थोड़ी धाराएं और हैं, आगे की धाराओं में तो दंड नहीं है, अपन अभी पढ़ते हैं, इसको फिनिश ही करना है, आज अपना ख़त्म हो जाएगा ये। जुड़े रहिए। 7:39 हो गए कैसे, आगे बढ़ते हैं। बीमा न किए गए यान को चलाना। अब देखिए, जो बीमा न करवाएगा, बिना बीमा के यान को चलाएगा, प्रथम दोषसिद्धि पर 3 माह 196 बोलती है, 2000 या दोनों से। पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 3 माह 4000 या दोनों से दंडित होगा। 3 माह 2000 दोनों, 3 माह 4000 दोनों। 197 प्राधिकार के बिना यान ले जाना। अब बिना अनुमति के यान ले जाता है जो कोई किसी मोटर यान, देखिए मेरा वाहन खड़ा हुआ है, मोटर यान को या उसके स्वामी की सहमति प्राप्त किए बिना अन्य विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ले जाएगा, चलाएगा, कारावास से 3 माह 5000 रुपये दोनों से दंडित हो। आप मेरी अनुमति के बिना आप मेरी बाइक ले जाते हैं या कार ले जाते हैं तो 3 माह के कारावास से 5000 जुर्माने या दोनों से दंडित हो। सबको 2 देखिए, जो कोई विधि विरुद्ध रूप से बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा या अन्य प्रकार के वितरास द्वारा किसी मोटर यान को छीन लेता है, नियंत्रण करता है। हीरो देखिए सलमान खान, विलन का पीछा कर रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं भी नहीं है, वो एक साधारण आदमी है। आपकी गाड़ी आती है, आपको जबरन बंदूक दिखा के पीछे उतार दिया जाता है, आपकी गाड़ी लेके पीछे दौड़ते हैं विलन के। अब इन्हें कितना दंड दिया जाना चाहिए? बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा वाहन छीना है इन्होंने, 3 माह का कारावास, 5000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाएंगे। प्रयास करेगा मोटरयान के संबंध में कार्य करने का, दुष्प्रेरण करेगा, समझा जाएगा कि उपधारा 1 और 2 के दिन अपराध किया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 3 माह 5000 दोनों, 3000, 3 माह 5000 दोनों, एक जैसे ही दंड है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में। 198 यान में अनधिकृत हस्तक्षेप। अब देखिए, जबरन हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे मेरी कार है, आप मेरी कार में क्या जबरन हस्तक्षेप कर रहे हैं? देखिए, जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खड़े हुए मोटरयान में प्रवेश करेगा, चढ़ेगा, मोटरयान के ब्रेक या जाल यंत्र के किसी भाग को बिगाड़ेगा। अब रंजीत देखिए, वो पुरानी पिक्चर का हीरो है, वो ब्रेक फेल कर देता है, कितना दंड लगना चाहिए? 1000 रुपये का जुर्माना लगना चाहिए रंजीत एक्टर के ऊपर। जबरन घुस रहे आपकी कार में, नहीं मैं तो चलूँगा, मुझे भी स्टेशन छोड़ो, मैं तो जाऊँगा इसी में, आप कर लो क्या करना है। अब जबरन घुस रहे हैं आप, चढ़ेंगे, ब्रेक वगैरह तोड़ेंगे, कुछ नुकसान करेंगे गाड़ी में, तो 1000 रुपये तक का दंड होगा। इसको रंजीत धारा बोलते हैं अपन 198 को। 198 सड़क डिजाइन, सन्निर्माण, रख रखाव के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहना। देखिए, ये सड़क के डिजाइन या सन्निर्माण, रख रखाव जो मानक दिए गए उनका डिस्टर्ब करता है, ये तोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है, 1 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पढ़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट धारा नहीं है। 199 में आ जाते हैं, कंपनियों द्वारा अपराध, इसको भी नहीं पढ़ना है, अपन को पता होना चाहिए कंपनियों द्वारा अपराध कौन में, 199। किशोरों द्वारा अपराध 199 में है, 199 में। तो यहाँ पे ये बताया गया है, तो यहाँ पे जहाँ कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसे किशोर का संरक्षक है मोटरयान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई का दोषी होगा, तो तदनुसार दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 पे आ जाते हैं इसका। उपधारा 2 कहती है, उपधारा 1 के अधीन शास्ति के अतिरिक्त ऐसा संरक्षक स्वामी ऐसे कारावास के अतिरिक्त 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से 25,000 रुपये तक का दायी होगा। तो संरक्षक को यहाँ लाइबल माना जाएगा किशोर द्वारा अपराध करने में। मोटर व्हीकल एक्ट में 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये की जुर्माने से दंडित होगा। क्लॉज 1 और 2 पढ़ना है इसमें, बाकी क्लॉजें आप छोड़ देना, कोई काम की क्लॉज नहीं है। इसके बाद 199 में आ जाती जुर्माने का पुनरीक्षण। अब जुर्माने का पुनरीक्षण यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, प्रति वर्ष 10% जुर्माने में बढ़ोतरी करेगी। अब ये तो अपन को ये सब कर लिए, जैसे अपन के यहाँ मजदूरी कर रहे हो तो इन्होंने कहा 10% बढ़ा देंगे। भैया एक्ट है, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, अब हर साल बढ़ाने की क्या महंगाई भत्ता थोड़ी है ये बढ़ा रहे हो, ये गलत बात है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी राजनीतिक पार्टियों का दबाव है ये कि अब सामान्य जनता से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए। इस अधिनियम में यथाबंद जुर्मानों को मोटरयान संशोधन 2019 के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर विद्यमान जुर्माने के मूल्य से 10% से अनधिक की ऐसी रकम तक बढ़ाया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। बिल्कुल गलत निर्णय है ये धारा को हटा देना चाहिए। क्यों? आप यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बना रहे हैं, अब पेनल्टी भी बढ़ा रहे हैं। अभी 1000 रुपये जुर्माना लग रहा है, अभी 1100 लगाओगे तुम 10 अगले साल से 2021-22 से नहीं लगाओगे। अच्छा, 1 अप्रैल 22 से, ये थोड़ा अलग है। मतलब हर साल अभी इनकी एक लिस्ट आएगी, एक गजट में अपन को अपलोड करनी पड़ेगी, भैया फाइन कितना लगता है, पेनल्टी वहाँ से देखना पड़ेगा। 10% बढ़ा देंगे, गड़बड़ है ये।
इस तरह के प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 10% जुर्माना बढ़ा देगी इस एक्ट में जितने भी जुर्माने हैं, ये कहना चाहती है 199 भी। ये मैं बिल्कुल गलत इसका विरोध करता हूँ। 200 कतिपय अपराधों का समन, ये कुछ धाराएं बताई गई हैं। समन किया जा सकेगा अपराधों का, सामुदायिक सेवा करवाई जा सकेगी, निर्मुक्त किया जा सकेगा, ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। धाराओं को थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे 185 धारा नहीं है, 188 धारा नहीं है, आप देखेंगे तो, और बाकी धाराएं सिक्वेंस से दी गई हैं। पूरी धारा यहाँ पे दी गई, 320 के समान धाराएं यहाँ पे पढ़ने की गई। इसके बाजू में लिख लेना 185 काट क्रॉस कर लेना उसको, 188 इसको भी क्रॉस कर लेना, 187 188 इन दोनों को भी लिख लीजिएगा। 185 187 188 सेक्शन 200 के बाजू में लिख लीजिए, तीनों को क्रॉस कर देना। ये तीनों धाराएं समन योग्य नहीं है कहने का तात्पर्य, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 201 पे, यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति। अब देखिए हम लोग बहुत बड़े, कुछ लोग डफरी टाइप के होते हैं, वो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। जैसे जो कोई किसी यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे कि यातायात मुक्त प्रवाह अवरोध होता है। अब देखिए हम आधे सड़क पे आदि अपने घर के पास में वाहन रख रहे हैं, हमने बस आड़ी खड़ी कर दी कि आधी सड़क पे है आधी अंदर है। अब कोई बाहर निकलता दिक्कत हो रही है उसको, 500 रुपये तक की शास्ति से दायी होंगे, 500 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। आपको एक साइड से लगाना है वाहन, जैसे दूसरे वाहन बिना उसके चलते रहें। बाकी छोड़ दीजिएगा, 2-3 क्लॉज कोई काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं 202 वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है वर्दी पहने हुए, वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। 184 185 197 के दिन दंडनीय अपराध यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान देना। वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी होना चाहिए। और कुछ यहाँ पढ़ने लायक मुझे नहीं लगता 202 में कुछ है। 203 में आ जाते स्वास्थ्य परीक्षण। अब स्वास्थ्य परीक्षण कौन करेगा, तो नंबर 1 डालिएगा पहली क्लॉज में, वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी, नंबर 1 डालिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। या नंबर 2 डालिए, मोटरयान विभाग का कोई अधिकारी। 2 लोग यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण विधि टेस्ट कराने के लिए ऑथराइज होते हैं। पुलिस अधिकारी कहते हैं फूंको इस पाइप में, मोटरयान विभाग का अधिकारी कहता है फूंको इस पाइप में आरटीओ ऑफिसर के आप मदरा पिए हों। तो 2 लोग ही परीक्षण कराते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य नमूने देने के लिए बात कर सकता है, ये वर्दी पहने हुए अधिकारी होते हैं। बस इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, और कोई नहीं। इसकी क्लॉज 6 है, क्लॉज 6 को थोड़ा अपन को देखना है कि इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए गए स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। जो भी आपका टेस्ट रिजल्ट आएगा वो साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य किए जाएंगे 136 के अंतर्गत एविडेंस में। और कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें एक प्रोसीजर है जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई काम की नहीं है। प्रयोगशाला परीक्षण। अब प्रयोगशाला परीक्षण में थोड़ा यहाँ पर देखिएगा परीक्षण कैसे लिए जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे एक प्रोसीडिंग दी गई, ये भी अपन को नहीं पढ़ना है बिल्कुल। कोई ओटी आने ही नहीं, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि ब्रीथ परीक्षण कौन सी धारा बताती है, 203 बताती है। प्रयोगशाला परीक्षण कौन सी धारा बताती है, 204 बताती है। ब्रीथ परीक्षण कौन करा सकता है, वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी, आरटीओ विभाग का कोई अधिकारी। बस यही 2 इनके ऊपर भी लागू होते हैं। बस 205 में आ जाएंगे, मोटरयान चलाने की अयोग्यता की अवधारणा। अयोग्यता की अवधारणा अपन कैसे करेंगे इसके बारे में ये बताती है सेक्शन 205। अगर मदरा पिए हुए हैं तो अयोग्य माने जाओगे, 185 धारा का इंडिकेट किया गया है इसमें, ये भी नहीं पढ़ना अपन को। 206 पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की अधिकारी। तो कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को जब्त कर सकता है, ये यहाँ पे 206 बताती है। और आपको यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं करना है। कैसे देखिए 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम बनने की संभावना है। क्वेश्चन जाएंगे 10-15 तक भी जा सकते हैं, बड़ा एक्ट है। 2015 में ज़्यादा क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही ना सर। हाँ 2 पिछले बार 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं 2015 में। इस बार वो कतई हालत में पहला पैटर्न तो फॉलो करने वाले नहीं है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन ही आए। सर लास्ट टाइम पे पेपर भी 2 थे ना सर, इस बार तो टोटल क्वेश्चंस ही टोटल 1 है, मतलब 4-5 मैक्सिमम क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अगर हम बोल रहे हैं तो 1 मैक्सिमम है। 2 क्वेश्चन आपके दंड से, 1 आध क्वेश्चन डेफिनेशन से, 1 आध मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन अन्य जगह से। तो आपको ऐसे थोड़ा ध्यान देना है। इन धाराओं में कुछ है नहीं है तो इनको अपन फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप स्पीडली पढ़िए और ओटी लगाइए इसके। 207 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र परमिट आदि के बिना उपयोग किए गए यानों को निरुद्ध करने की शक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ये पावर होगा, निरुद्ध कर सकेगा। बस इतनी काम की चीज़ है और कुछ काम है ही नहीं ऐसे।
208 मामलों का संक्षिप्त निपटारा करने की बात करती है। अब मामले कैसे निपटाए जाएंगे? संक्षिप्त प्रक्रिया से निपटाए जाएंगे, समरी ट्रायल करके निपटाए जाएंगे। ये भी अपन को नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिएगा। दोष सिद्धि पर निर्बंधन, यहाँ पर रोक लगाई गई है दोष सिद्धि पे, ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कोई काम की धारा नहीं है। 210 है दोष सिद्धि संबंधी सूचना का न्यायालयों द्वारा भेजा जाना। अब न्यायालयों द्वारा भेजा जाएगा चालन जब्ती के संबंध में दोष सिद्धि कुछ भी किया जाता है अनुज्ञापन प्राधिकारियों को, ये ध्यान दीजिए। 210 ए है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर IMP डालिएगा। शास्तियों में वृद्धि करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू किए जाने वाले 1 से न्यून और 10 से अधिक गुणक को निर्दिष्ट करेगा। अब जुर्माने को वृद्धि कैसी कर सकेगी? 1 का भाग 1 का गुणा करेंगे जुर्माने में, या 1 से ज़्यादा का गुणा करेंगे, 10 गुना तक वृद्धि कर सकती है राज्य सरकार। कहने का तात्पर्य 1 गुना से 10 गुना तक वृद्धि कर सकती है जुर्माने में राज्य सरकार। 210 ए बनाती है। तो 1 से न्यून और 10 से अनधिक गुणक की निर्दिष्ट करेगी राज्य सरकार, मतलब 10 गुना तक वृद्धि कर सकेगी, कहने का सेंस ये है। और कुछ काम करिए। 210 बी है प्रवर्तनकारी प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध के लिए शास्ति। अब कोई प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों का प्रबंध करने के लिए सशक्त है, यदि अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है, वह अधिनियम के अधीन इस अपराध के लिए तत्समान शास्ति के दोगुना के लिए दायी होगा, दुगनी दंड से दंडित किया जाएगा ऐसा। ये आपको देखना है 210 बी में। केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति 210 सी में है और 210 डी में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, खासतौर से 210 सी और डी, इन पे OT बन सकते हैं। तो राज्य सरकार अपराध और शास्तियों के संबंध में और केंद्र सरकार नियम किन धाराओं में बनाती है? 210 सी में और डी में। सी में केंद्रीय गवर्नमेंट और डी में स्टेट। तो ये दंड वाली जितनी धाराएं वो अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ी, बाकी धाराओं पे OT नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कर पाओ तो थोड़ा बहुत मार्जिनल नोट याद करने की कोशिश करो। मैंने कहा था चैप्टर वाइज पूरी मार्जिनल नोट अपने हाथ से लिखिए पेज पे, उन्हें याद कीजिए, वो याद होंगी आपको। अगर इंडेक्स में ही आप पढ़ के समय बचाने की कोशिश कर रहे तो यहाँ से अगर याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो आपको सेक्शन लिखना है, 2A में क्या है, 2B में क्या है, ऐसा डिफाइन लिखना है। फिर इसके बाद आपको सेक्शन 1 में क्या है, 1 से लेकर 217 ये तक की सेक्शनों तक जाना है, सारी सेक्शनें आपको लिखना है। आगे बात करते हैं चैप्टर 14 पे, बात करते हैं 211 से 217 ये तक है। इनमें क्या है? फीस उद्घृत करने की शक्ति किसको दी गई है? ऐसे किसी नियम में जो से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिए सशक्त है, आवेदनों दस्तावेजों के संशोधनों, प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, परमिट दिए जाने, परीक्षणों, पृष्ठांकन, बैजों, प्लेटों, प्रति हस्ताक्षरों, प्रतिधारण, आंकड़ों, दस्तावेजों, आदेशों की प्रतियों के संबंध में ऐसे किसी अनुप्रयोग के लिए इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए कोई सेवाएं की जाने फीसों के लिए उद्घृण के लिए उपबंध हो सकेंगे। तो कैसे वसूल किए जाएंगे इनके पैसे, उसके लिए नियम यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार बनाएगी और लोकहित में ऐसी सरकारें छूट भी दे सकेंगी, परंतु क्या कहता है 211 ए पे IMP लगाइए। दस्तावेजों प्रारूपों का इलेक्ट्रॉनिक उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। 211 ए जहां इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कोई उपबंध निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, वहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी कार्यालय, प्राधिकारी, निकाय या अधिकरण के पास किसी भी रूप में आवेदन कोई अन्य दस्तावेज ऐसी रीति में फाइल किया जाएगा। जी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आप फाइल करेंगे। अनुज्ञप्ति, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन, पृष्ठांकन चाहे वह किसी भी नाम से रीति में ज्ञात हो या किसी विशिष्ट रीति में धन की प्राप्ति या उसका संदाय, तब ऐसे परंतु अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए ऐसी अपेक्षा को तब तक पूरा किया गया समझा जाएगा जब यथास्थिति जैसा फाइल किया गया, जारी किया जाना, अनुदत्त करना, प्राप्ति या संदाय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए के माध्यम से किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना है, कुछ भी रेगुलेशन वगैरह ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में करने के लिए यहाँ पे वो लगाई गई है, व्यवस्था की गई दस्तावेजों प्रारूपों का इलेक्ट्रॉनिक उपयोग करने की। बस इतना आप यहाँ समझिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 211 नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन प्रारंभ और रखा जाना 212 बताती है। इनको प्रकाशित किया जाएगा, रखा जाएगा अधिनियम अधिसूचनाओं को, तो ये राज्य सरकार के लिए लाइबिलिटी यहाँ बताई गई 212 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना इस धारा को।
जो भी नियम बनाए जाएंगे इस तरह के वो संसद के समक्ष दोनों सदनों में 30 दिन के अंदर रखे जाएंगे। 212 की क्लॉज 2 में बताया गया है, इस क्लॉज 4 में बताया गया है लास्ट में। इसी तरह क्लॉज 5 कहती है कि अगर शास्त्रीय वृद्धि की जाती है 210A के अंतर्गत तो राज्य सरकार क्या करेगी, विधानमंडल के समक्ष यथाशीघ्र रखवाएगी इस वृद्धि, तो अनुमोदन कराया जाएगा विधानमंडल से। 213 मोटरयान अधिकारियों की नियुक्तियां। 213 बताती है कि मोटरयान के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट से नियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए एक मोटरयान विभाग स्थापित करेगी, ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेगी जिन्हें वो ठीक समझे। प्रत्येक अधिकारी आईपीसी के अधीन लोक सेवक समझे जाएंगे और उनके अंदर क्या क्या शक्ति होंगी ये यहाँ पर बताई गई सब प्लॉट 3 और 4 में। थोड़ा 3 और 4 और देख लेते। राज्य सरकार मोटरयान विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन विनियमित करने के लिए उन वर्दियों को जो उन्हें पहननी है, उन प्राधिकारियों को अधीनस्थ वो रहेंगे, उन कर्तव्यों का जिनके पालन करना है, उन शक्तियों का अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों उपरोक्त अब शक्तियाँ उन्हें प्रयोग करना है, शर्तों के अधीन नियम बना सके। केंद्र सरकार सब क्लॉज 4 में राजपत्र अधिसूचना द्वारा न्यूनतम अर्हताएं बेहद कर सकेगी। इस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अधिकारियों उनके वर्ग के पास होनी चाहिए। क्या योग्यताएं होनी, तो देखिए ये ट्रैफिक पुलिस वालों की नियुक्ति होती है, इन सब के लिए यहाँ पे 213 के अंतर्गत व्यवस्थित होती है। क्या वर्दी पहनेंगे, किस तरह से आचरण करेंगे, ये सब इनको बताया जाता है। बाकी आप चाहे पढ़ें, यहाँ से कोई ओटी नहीं आएगा, बस इतना देखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट को पावर है मोटर विभाग स्थापित करने की, उनके अधिकारियों की नियुक्ति करने की 213 के अंदर, बस इतना ओटी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 214 आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव। अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव क्या होगा ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सड़क सुरक्षा परिषद और समितियां 215 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ ध्यान देखिए। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, क्लॉज 1 में केंद्र सरकार है, क्लॉज 2 में राज्य सरकार है। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देश के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित करेगी, यही बात नीचे लिखी हुई है। क्लॉज 2 में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद गठित करेगी। इसमें लिखा है जिसमें एक अध्यक्ष उतने अंश सदस्य होंगे जितने आवश्यक हो नियुक्त करेगी किए जाएंगे, सरकार अवधारित करे। ऐसे ही इसमें लिखा है अध्यक्ष होगा एक, उतने सदस्य होंगे जितने आवश्यक हो सरकार निर्धारित करे। तो दोनों में मतलब राज्य स्तर पर एक सड़क सुरक्षा परिषद होगी, एक केंद्र स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषद होगी 215 की अधीन। लेकिन सब क्लॉज 3 कहती है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला सड़क सुरक्षा परिषद करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार नियुक्त करे। देखिए 3 केंद्रीय स्तर पर सड़क होगी, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद होगी, राज्य स्तर पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद होगी, जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा परिषद होगी। राज्य और जिला को राज्य सरकार करेगी और केंद्र पे केंद्र सरकार करेगी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को, ये आपको ध्यान देना है। 215A केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन किए जाने की शक्ति। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, किसी लोक प्राधिकारी लोक सेवक को अपनी शक्तियां प्रदान कर सकती है नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर। वैसे राज्य सरकार कोई भी शक्ति या वो लोक प्राधिकारी लोक सेवक को प्राधिकृत कर सकेगी नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर। ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में। राज्य सरकार को भी पावर है अपनी शक्तियाँ किसी अधिकारी को देने का, केंद्र सरकार को भी पावर है अपनी शक्तियाँ किसी अधिकारी को डेलीगेट करने का। ये आप 215A के अंतर्गत देखिए। 215B राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की बात, राष्ट्रीय बात हो रही तो केंद्र सरकार गठन करेगी, यही लिखा हुआ है। जिसमें एक अध्यक्ष होगा और राज्य सरकारों की उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे, अन्य राज्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। राष्ट्रीय बोर्ड सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंध में संबंधित पहलुओं पर यथास्थिति केंद्र सरकार राज्य सरकार को सलाह देगा। इसके अंदर निम्नलिखित या किंतु सीमित नहीं। डिजाइन क्या होगा, वाहनों का वजन, सन्निर्माण विनिर्माण प्रक्रिया, अनुरक्षण के मानक क्या हो, रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञापन, मानकों की विरचना कैसी, सुकर कैसे बनाया जाएगा, नई प्रौद्योगिकी को संवर्धन, सुरक्षा, इस संबंध में ये सलाह देंगे। केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति 215C में दी गई है। C4 सेंट्रल, ज़्यादातर C क्लॉज में ही नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार नियम बनाएगी 215A में, 215C में। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति 215D में दी गई, पहले भी 215D में थी, यहाँ 215D में राज्य सरकार की नियम बनाने की पावर। कठिनाइयों को दूर करता है, कौन करता है, हमेशा केंद्र सरकार कठिनाइयों को दूर करता है। अधिनियम बनने के 3 वर्ष की समाप्ति तक कठिनाई दूर कर सकता है, ये आपको यहाँ बताया गया है। और ऐसी कितनी भी कठिनाइयाँ दूर की जाएंगी उसको यथासंभव संसद के समक्ष रखा जाएगा। 217 में आ जाती है, निरसन और व्यावृत्ति के बारे में बताती है। मोटरयान अधिनियम 1939 का 4
और किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रवर्तित इस अधिनियम के तहत स्थानीय कोई विधि निरसित की जाती। मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बना रखा था और 1939 का मोटरयान अधिनियम था, इन दोनों को निरसित कर दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश मोटरयान अधिनियम में मान लो कोई, तो वो भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। इसकी जगह पर सिर्फ एक मोटरयान अधिनियम चलेगा जो तो अभी का चल रहा है 1988 का मोटरयान यहाँ पर माना जाएगा। 1939 के मोटरयान को और लोकल मोटरयान अधिनियम दोनों को ये रिपील करता है 217। सब क्लॉज 2 छोड़ देना है, 3 4 छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे सब 217 में आ जाइए। मोटरयान अधिनियम 1939 के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण। अब रिनोवल के बारे में ये बात करते हैं कि 217 की उपधारा 1 द्वारा इस धारा में निर्देश अधिनियमितों के निरसन होते हुए भी उक्त अधिनियमितों के अधीन जारी किए गए अनुदत्त किसी उपयुक्त प्रमाण पर रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति परमिट को इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किया जा सकेगा। अब ये देखिएगा आप यहाँ पे नवीकरण करने पुराने अधिनियम के अंतर्गत 1939 अधिनियम क्या पुराना कोई लाइसेंस वैसन दिया गया और उसको रिनोवल किया जा सकता है नए अधिनियम के अंदर, ये परमिट करता है यहाँ पे। ठीक है, रेगुलेशन के लिए यहाँ पे शेड्यूल देखेंगे, पहली शेड्यूल में यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा और इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक मेरे फेवरेट अभिनेता हैं, मिस्टर बीन बोलते हैं, इनका पूरा नाम है रॉबिन एटकिंसन, रॉबिन सफस्टैन एटकिंसन, ऐसा नाम है इनका रियल नाम। इन्होंने कहा था हालात कैसे भी हों हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मिस्टर बीन ये बोल नहीं पाते थे, ये बोलते थे, लड़खड़ाने लगती थी इनकी ज़ुबान। ठीक है, इनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती थी तो इन्हें कोई रोल नहीं मिलता था बॉलीवुड में, हॉलीवुड में। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम बिना बोले ही अभिनय करें, और बिना बोले अभिनय इन्होंने मिस्टर बीन के नाम से किया। और आज पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए कि इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल दिया। बस ऐसे ही अपना है कि कोई भी टफ़ नहीं है, कोई भी एक टफ़ नहीं है, बस हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करना है। आप लोग लगे रहिए, ऐसे याद करिए, याद जरूर।